हम लोग ये जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, आपकी बुक यहाँ इनके पास, हम लोग जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 3 चीजें हैं जो हमको अगले 10-15 साल बाद बहुत काम में आने वाली है। नंबर 1, कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी चीज पढ़कर आप उसका मतलब समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। इससे पहले जो बुक पढ़ रहा था मैं, अभी खत्म हो गई, कौन सी थी वो? द एवरीथिंग स्टोर, अमेजॉन। आपके साथ नहीं, अकेले पढ़ रहा था। उसमें करीब 400-500 वर्ड्स ऐसे हैं जो नए थे, और भगवान की बड़ी कृपा है कि उन वर्ड्स के न जानने के बावजूद भी मोटे मोटे में मैं उस बुक को समझ पाया। तो कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग जो अगले 10-15 साल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक तो वो सिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरी चीज ये है कि सर्च, कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है, कौन सी बकवास। जिन बच्चों ने वो डाला, आपको मेल भेजा है ना, रिपोर्ट कि सर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, या आप खाली पैसे और किसके बारे में बात करते हैं, सक्सेस, और फिर उसने ये भी लिखा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस और पैसा नहीं होगा, इसलिए शायद आप खोज रहे हैं, और वही हमको जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में मुझे मालूम पड़ा कि सचमुच में मैं अपने आप को पहले सक्सेसफुल मानता था, और क्राइटेरिया क्या था? पापा के पास पैसे हैं। और अब सचमुच में जो भी मैं सैलरी पा रहा हूं उसके हिसाब से मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं पा रहा हूं। प्लस मुझे ये भी मालूम पड़ा, सक्सेस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू परस्यू। इंडिया बहुत गरीब पता है क्यों है? क्योंकि यहां पर सालों से, 1000 साल 500 साल से खाली एक ही चीज पर हम राग अलापते हैं। पैसा नहीं, पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोग पैसे को खराब बोलते हैं। हम लोग आध्यात्म, भगवान, गरीबी को बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं हम लोग। गांधीवाद इसको बोलते हैं। गांधीवाद मतलब कम से कम। आपको पता है गांधी जी ने ट्रेन आने से मना कर दिया था, ट्रेन नहीं आना चाहिए इंडिया में। तो अब मेरे हिसाब से सक्सेस और पैसा इसलिए मैं बात करता हूं ताकि हम लोग उसके लिए और डिजायर पैदा करें और चाहें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कम्युनिकेशन हमको आता नहीं है, वो इसके जरिए हम डिस्कवर करेंगे। 3rd चैप्टर, प्लेन क्रैशेस रेयरली हैपन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में प्लेन क्रैशेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लाइक मूवीज। ये पढ़ लिया था हमने कल? हाँ, ये पढ़ लिया था हमने। फोर्थ चैप्टर ना? हाँ, 4th चैप्टर। इट्स अ क्लासिक केस, सेड सुरीन रैटविटे, वेटरन पायलट हु हैव बीन। ये भी पढ़ लिया था हमने कल, ये शुरू किया था ना। सुरन रैटविटे हैं वेटरन पायलट। वेटरन पायलट मतलब बहुत पुराने पायलट हैं। हु हैज बीन इन्वॉल्व फॉर ईयर्स इन ह्यूमन फैक्टर रिसर्च। के कोई भी एक्सीडेंट में ह्यूमन फैक्टर क्या था, आदमी ने क्या गलत किया या सही किया, which is the analysis of how human beings interact with complex systems like nuclear power plant, कि हम कैसे बिहेव करते हैं बड़े बड़े पावर प्लांट्स के साथ, and airplanes. Ratwite is Sri Lankan, a lively man in his 40s who has been flying commercial jets his entire adult life. पूरी जिंदगी भर उन्होंने हवाई जहाज चलाई है। We were sitting in the lobby of Sheraton Hotel in Manhattan. He had just landed at a jumbo jet at Kennedy Airport after long flight from Dubai. दुबई से वो आए थे और एक बड़ी सी फ्लाइट उतारकर अभी भी बैठे थे। Ratwite knew the Avianca case well. He began to tick off the typical crash condition. उन्होंने बताया, पता है typical crash कैसे होता है? The nor'easter, the delayed flight, the minor technical malfunction with the autopilot, the 3 long holding patterns. 3 चीजें बड़ी बड़ी हैं। पहला नॉर्'ईस्टर, डिलेड फ्लाइट एंड थोड़ा सा माल फंक्शन। अभी देखते हैं, मुझे मालूम नहीं।
which meant not only 80 minutes of extra flying time, but extra flying time at low altitude, where a plane burns far more fuel than it does in the thin air above the high level of clouds. ये खाली ये नहीं कि एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है, वो प्लस थिन एयर पे करना पड़ रहा है. आपका कल एग्जाम है, खाली एग्जाम है इसका टेंशन नहीं है, एग्जाम है प्लस खाना भी नहीं खाया है, एग्जाम है खाना भी नहीं खाया और रात को सोए भी नहीं है. मैंने पूरे एमबीबीएस में एक ही एग्जाम में फेल हुआ और उसमें रात भर जगा था मैं पढ़ने के लिए. They were flying a 707, which is older airplane and is very challenging to fly. बहुत मुश्किल है उड़ान. Brad Pitt said, the thing is a lot of work. बहुत मेहनत है उसमें. The flight controls are not hydraulically powered. Hydraulically powered जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और आसानी से उड़ा सकते हैं. वो नहीं था. They are connected by a series of pulley and pull rods to the physical metal surface of the airplane. ढेर सारे पुली हैं और पुल रॉड्स को खींचना पड़ता है. You heave it around the sky. तुम उसको हीव करते हो, खींचते रहते हो पूरे स्काई में. It is much physical effort as rowing a boat. ये ऐसा ही है जैसे कि हम बोट की रोइंग कर रहे हैं. My current airplane I fly with my fingertips. और अब तो मैं चलाता हूं खाली बटन दबाता हूं बस. And this autopilot was gone. और उसका autopilot भी जा चुका था जो एवियनका की फ्लाइट का. So the captain had to keep looking around these 9 instructions, each in the size of coffee cup, while his right hand was controlling the speed and his left hand was flying the airplane. एक तरफ से स्पीड कंट्रोल कर रहा है, एक तरफ से इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा है और एक तरफ से हवाई जहाज उड़ा रहा है. He was maxed out. उसकी पूरी कैपेसिटी को चुक चुकी थी. He had no resources left to do anything else. उसके पास एनर्जी नहीं बची थी. मैं जाता हूं घर पे ना बुक पढ़ने, मतलब घर पे जाके आराम करता हूं जब खाना ना खाकर, तो बुक खोलता हूं, 2-3 पेज पढ़ूंगा, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में घुस गया, आंख बंद हो जाती है. क्यों? क्योंकि 40-50 पेशेंट मुझे मैक्स आउट कर देते हैं, चूस चुके रहते हैं. That's what happens when you are tired. Your decision making skills erode. आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो क्या हो जाती है? इरोड मतलब खत्म, लेकिन बहुत सुंदर वर्ड है इरोड. इरोजन सुना है कभी? धीमे धीमे जैसे दीमक खा जाती है ना, ऐसे खत्म होती है धीमे धीमे. यू स्टार्ट मिसिंग थिंग्स दैट यू वुड पिक अप ऑन एनी अदर डे. जो नॉर्मली आपको दिख जाएगा वो उस दिन दिखेगा नहीं. ये किनके साथ होता है? ड्रंकर्ड के साथ. वो देख ही नहीं पाते. In the black box recovered from the crash site, Captain Caviades in the final hour of flight is heard to repeatedly ask for directions from ATC to be translated into Spanish, as if he no longer had the energy to use of his English. वो बार बार स्पेनिश बंदा होगा, वो नहीं दिमाग नहीं लगा पा रहा था, स्ट्रेन था उसके लिए. On 9 occasions, he also asked for directions to be repeated. Tell me things louder. साफ साफ बताओ. He said right near the end. जब मरने वाला था तब भी बोला. I'm not hearing them. When the plane was circling for 40 minutes just southeast of Kennedy, when everyone on the flight deck clearly knew they were running out of fuel, the pilot could easily have asked to land at Philadelphia, which is just 65 miles away. But he didn't. It was as if he had locked in the New York. उसको दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उसका. जैसे एग्जाम जब होते हैं और आपको लगता है मुझे 90%, तो हम 90% के चक्कर में पासिंग भी नहीं सोचते हैं. On the aborted land, the plane's ground proximity warning system went off no fewer than 15 times, telling the captain that he was bringing the plane too low. और बार बार उसमें सिग्नल भी आ रहा था कि बहुत नीचे आ गए हो. He seemed oblivious, लेकिन वो oblivious था. Oblivious मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा है ये चीज. When he aborted the landing, he should have circled back around immediately, and he didn't. He was exhausted. उसको सर्कल करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाया, exhausted था. Through it all, the cockpit was filled with heavy silence. उसमें चुप्पी थी. Cockpit जानते हैं क्या होता है? पायलट बैठते हैं. Sitting next to Caviades was his first officer. उसका नाम था Mauricio Klotz. And in the flight recorder, there are long stretches of nothing but rustling and engine noise.
उसमें खाली आवाजें हैं रसलिंग की और इंजन नॉइज की. इट वॉज क्लॉथ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट ऑल कम्युनिकेशन विथ एटीसी. ये काम किसका था? क्लॉथ्स का. एटीसी जो नीचे बैठे उनसे बात करना. Which meant that his role that night was absolutely critical. उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट था. But his behavior was oddly passive. लेकिन उसका बिहेवियर कैसा था? पैसिव. हमारे यहां भी बहुत से लोगों का बिहेवियर पैसिव है. मैं बोलूंगा ये काम होना है, हाँ हाँ होना है, फिर मैं चला जाऊंगा तो काम ही नहीं होगा. इसको बोलते हैं पैसिविटी. और जो मेरे एब्सेंस में बिना मेरे बोले काम करे वो एक्टिव. तो बोलता है उसका रोल तो बहुत ही पैसिव था. It wasn't until third holding pattern southwest of Kennedy Airport that Clods told ATC that he didn't think the plane had enough fuel to reach the alternative airport. Last में जाकर के उसने बोला ATC को हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम पहुंच सकें. The next thing the crew heard at ATC was just stand by. और वहां से आवाज आ रही थी अभी रुको. And following that cleared to the Kennedy Airport. और उसके बाद आवाज आई हाँ Kennedy Airport आ सकते हो अब तुम लोग. Investigators later summarized that the Avianca pilots must have assumed that ATC was jumping them to the head of the queue. उनको लगा assumed कि वो लोग इस फ्लाइट को बाकी फ्लाइटों से पहले ले आएंगे. In front of the dozens of other planes circling Kennedy. In fact, they weren't. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था. They were just being added to the end of the line. उनको खाली लाइन में पीछे डाल दिया जाएगा. It was crucial misunderstanding upon which the fate of plane would ultimately rest. But did the pilot raise the issue again looking for the clarification? लेकिन जब उनको बोला रुको तो रुक गए. No, nor did they bring up the issue of fuel again for another 38 minutes. 4 साल पहले एक स्कूल में गया था मैं काउंसलिंग के बारे में बात करने के लिए, एक वर्कशॉप देने के लिए. तो पता चला उसी दिन स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर दोनों जेल में गिरफ्तार हो गए हैं. और क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पीटी का एग्जाम था और एक बच्चे को हार्ट अटैक हो गया क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पीटी करा दिया गया था. वो बच्चा बार बार बोल रहा था कि मुझे यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है. बहुत से बच्चे बोलते हैं दर्द हो रहा है, तो लगा हाँ अरे चुप करते रहो. करता रहा मर गया. तो ऐसे ही इसने 38 मिनट्स तक ये नहीं बताया कि मेरा फ्यूल खत्म हो चुका है. ये ऐसे ही है कि आपके घर में आग लग गई है और पापा बोल रहे हैं हाँ हाँ अभी घर में रहो मैं आ रहा हूं. पापा ने कहा है घर में रहो मैं आ रहा हूं. Chapter 5. The to Ratwite, the silence in the cockpit made no sense. उसको ये चुप्पी क्यों थी जब पेट्रोल खत्म हो रहा है तो उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था उसको. And as a way of explaining why, Ratwite began to talk about what happened next to him that morning on the way over from Dubai. बोलता है अब सुनो मेरी कहानी, जब मैं दुबई से आया तो क्या हुआ. We had this lady in the back. He said, हमारे पास एक औरत थी पीछे. We reckon she was having stroke. हमको लगा कि उसको स्ट्रोक हो गया. स्ट्रोक मतलब होता है ब्रेन हेमरेज. सर की नस फट गई है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक. सीजिंग, और उसको झटके आ रहे थे. वॉमिटिंग, उल्टी कर रही थी. इन बैड शेप, बहुत ही बुरे शेप में थी. शी वॉज एन इंडियन लेडी हुज डॉटर लिव्स इन स्टेट्स. हर हस्बैंड स्पोक नो इंग्लिश, नो हिंदी, ओनली पंजाबी. नो वन कुड कम्युनिकेट विथ हिम. कोई बात नहीं कर पा रहा था उससे. ही लुक्ड लाइक ही हैड जस्ट वॉक्ड ऑफ अ विलेज इन पंजाब and they had absolutely no money. I was actually over Moscow when it happened, but I knew we couldn't go to Moscow. I didn't know what would happen to these people if we did. अगर हम वापस जाएंगे तो क्या होगा पता नहीं. I said to the first officer, you fly the plane. We have to go to Helsinki. The immediate problem Ratwite faced was that they were less than halfway through a very long flight, which meant they had far more fuel in their tank than they usually do when it comes to time to land. तो उनको अगर उतरना था, आधे से ज्यादा जा चुके थे, लेकिन उनके फ्लाइट में बहुत ज्यादा पेट्रोल था. ये नई चीज आई. We were 60 tons over maximum landing weight. He said, so now I had to make a choice. हमारे पास ढेर सारा फ्यूल था और हमारा जो उतरने का, पता है फ्लाइट्स का उतरने का एक वेट होता है. उतरने से पहले सारे फ्लाइट्स को अपना
फ्यूल खत्म करना होता है। तो बोलता है सो नाउ आई हैड टू मेक अ चॉइस, मुझे चॉइस करना था। आई कुड डंप द फ्यूल, डंप मतलब बर्बाद करना होगा, बट कंट्रीज हेट इट व्हेन यू डंप फ्यूल, इट्स मेसी स्टफ एंड दे वुड हैव rooted me somewhere over the Baltic Sea and it would have taken me 40 minutes and the lady probably would have died. बोलते अगर ठीक है फ्यूल फेंकना है तो जाओ वहां पर समुद्र के ऊपर फेंको, कंट्री के अंदर थोड़ी फेंकोगे आप। सो आई डिसाइडेड टू लैंड एनीवे, माय चॉइस, मेरी मर्जी, मैंने लैंड किया। दैट मेंट द प्लेन वाज लैंडिंग हेवी, प्लेन हेवी उतर रहा था। They couldn't use the automated landing system because it wasn't set up to handle the plane with that much of weight. ऑटोमेटिक नहीं यूज कर सकते थे बिकॉज वेट ज्यादा था। At that stage, I took over the controls. He went on. उसने बोला मैंने कंट्रोल ले लिया। I had to ensure that the airplane touched down very softly. बहुत धीमे से उतरना चाहिए। Otherwise, there would have been a risk of structural damage. टूट सकती थी। It could have been real mess. बहुत पंगा होता। There are also performance issues which with being heavy. Heavy होने से performance भी बहुत बेकार हो जाती है। If you clear the runway and have to go around, you may not have enough thrust to climb back. Thrust समझते हैं? ऊपर उड़ने की जो आती वो शायद ना मिले enough. It was a lot of work. बहुत काम था. You were juggling lot of balls. Juggling मतलब समझते हैं? तो ढेर सारे काम एक साथ करने पड़ते थे। You have got to get it right. तुम्हें एकदम सही करना था। Because it was long flight, there were 2 pilots, so I got them up, and they got involved in doing everything as well. वो मेरे साथ इन्वॉल्व होकर काम करने लगे। We had 4 people up there, which really helped in coordinating everything. 4 लोगों की हेल्प से हम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए। I had never been to Helsinki before. I had no idea how the airport was, no idea whether the runway was long enough. I had to find an approach, figure out if we could land there, figure out the performance parameters and tell the company that what we are doing. ये सब चीजें मुझे करनी थी कि वहां परफॉर्मेंस कैसा है, एयरपोर्ट कैसा है, रनवे कैसा है और कंपनी को बताना भी। At one point, I was talking to 3 different people. 3 लोगों से एक साथ बात कर रहा था। Talking to Dubai, talking to Medlink, which is the answer to Arizona, where they put the doctors on call, and I was talking to the 2 doctors who were attending to the lady in the back. It was non-stop for 40 minutes. ये सब चलता रहा 40 मिनट तक। We were lucky. The weather was very good in Helsinki, he said. Trying to do an approach in bad weather, plus a heavy plane, plus unfamiliar airport, that's not good. Because it was Finland, a first world country, they were well set up, very flexible. बोलता है फिनलैंड था, इसलिए हमने अच्छे से कर लिया। I said to them, I am heavy. I would like to land into the wind. जहां पर heavy wind हो वहां पर उतरना है। You want to slow yourself down at that situation? They said, no problem. They landed us in the opposite direction than they normally use. क्योंकि heavy था तो opposite direction में उतारा। We came in over the city, which they usually avoid for noise reasons. हम reasons noise आती है इसलिए, लेकिन वहीं पर उतारा हमको। Think about what was required of Ratwitte. सोचो रैटविटे को क्या क्या करना था। He had to be a good pilot. That much goes without saying. ये जो बच्चे ने कहा है ना हार्डवर्क, वो बेचारा ये नहीं समझ पाया कि हार्डवर्क तो बेसिक है। बिना हार्डवर्क के तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है। मैंने बोर्ड पर लिखा है ओनली हार्डवर्क इज नेवर द कॉज ऑफ सक्सेस। तो उसको लगा होगा हार्डवर्क से मैं मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेजी रहो। इट गोज विदाउट सेइंग कि हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए। तो बोलता है गुड पायलट तो होना ही चाहिए था। ही हैड टू हैव द टेक्निकल स्किल्स टू लैंड हेवी। अगर किसी को हेवी हवाई जहाज उतारना है उसको टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स रैटविटे डिड दैट मेड दैट इमरजेंसी लैंडिंग सक्सेस फेल आउटसाइड द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ पायलटिंग स्किल्स। ठीक, बाकी जो कुछ भी उसने किया वो एक अच्छे पायलट से ज्यादा किया। He had to weigh the risk of damaging his plane against the risk of women's life. उसने वे किया कि 70-80 करोड़ की फ्लाइट टूटे या एक औरत बचे, इन दोनों में उसने वे किया। And then once the choice was made, he had to think through the implication of Helsinki versus Moscow for the sick passenger in the back. उसने ये भी सोचा हेलेंस्की में भेजूं कि मॉस्को में भेजूं इस औरत को। He had to educate himself quickly on the parameters of an airport he had never been before. फटाफट उसके पैरामीटर समझे। On the could it handle one of the biggest jets in the sky at 60 tons over the normal landing weight? क्या इतना छोटा एयरपोर्ट इतनी बड़ी फ्लाइट को हैंडल कर पाएगा?
बट मोस्ट ऑफ ऑल ही हैड टू टॉक, और सबसे मुश्किल काम होता है बात करना, to the passengers, to the doctors, to his co-pilot, to his second crew. He woke up from the nap, to his superior back home at Dubai, to the ATC at Helsinki. इन सब लोगों से बात करना था उसको. It is safe to say that in 40 minutes that passed between passenger's stroke and the landing of Helsinki, there was no more than handful of seconds of silence in the cockpit. बोलता है उसमें टोटल 40 मिनट में बहुत कम सेकंड्स है जिसमें साइलेंस था. What was required of Ratwaite was that he communicate, and communicate not just in the sense of issuing commands. खाली ये नहीं कि उसको करो ऐसे या नहीं करो, ऐसा नहीं था, but also in the sense of encouraging and cajoling. हाँ बेटा तुम कर सकते हो, yes yes हम करेंगे, हिम्मत रखो हिम्मत रखो. And calming and negotiating, calming शांत करना plus negotiate करना, यहां से नहीं वहां से, ऐसे नहीं ऐसे. And sharing information in the clearest and the most transparent manner possible. साफ साफ बता सकता. सर होमवर्क क्यों नहीं किया? सर कॉपी नहीं लाया, सर कॉपी नहीं लाया, सर भूल गए सर. गो आउट एंड स्टैंड. फिर मैं पहुंचता हूं बच्चों के पास, क्या हुआ? सर मैम ने बाहर निकाल दिया. प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है. अगर सचमुच में भूल गए हैं तो वो कम्युनिकेट नहीं होता. हो सकता है उसमें कुछ और चाहिए हो. सर सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम मैं सर प्लीज ले आऊंगा सर. ऐसा कुछ चाहिए, कजोलिंग चाहिए, एनकरेजिंग चाहिए, क्लियर नेगोशिएशन चाहिए, वो सब नहीं होता. हियर चैप्टर 6 बाय कॉन्ट्रास्ट. अगर इसका कॉन्ट्रास्ट देखें, एक तो ये हो गया दुबई का, और कॉन्ट्रास्ट मतलब एक और देखिए. इज अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एवियन का 052 एज द प्लेन इज गोइंग इन फॉर इट्स अबॉर्टिव फर्स्ट लैंडिंग. पहली बार लैंड किया, उस समय क्या हो रहा है? द इश्यू इज वेदर. वेदर कैसा है? द फॉग इज सो थिक दैट क्लाउड्स एंड कैवियल्स कैन नॉट फिगर आउट वेयर दे आर. इतना ज्यादा घना फॉग है कि उनको पता नहीं चल रहा कहां पर है. टेक क्लोज अटेंशन दो नॉट टू द कंटेंट ऑफ देयर कन्वर्सेशन बट टू द फॉर्म. अभी आप ध्यान दीजिए इस पर नहीं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, शब्दों पर मत ध्यान दीजिए, कैसे बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए. इन पर्टिकुलर नोट द लेंथ ऑफ साइलेंस बिटवीन द अटरेंस एंड द टू द टोन ऑफ द क्लॉड्स रिमार्क. आप साइलेंस पर ध्यान दीजिएगा. कैविएट्स बोलता है रनवे, वेयर इज इट? I don't see it. I don't see it. They take up the landing gear. The captain tells Claude to ask for another traffic pattern. Claude उनका जूनियर है. 10 सेकंड पास हो गए. फिर से कैविएट्स बोलता है seemingly, ऐसा लगता है जैसे खुद से बात कर रहा है. We don't have fuel. 17 seconds pass as the pilot gives technical instruction to each other. कैविएट्स फिर से बोल रहा है I don't know what happened with the runway. I don't see it. मुझे दिख नहीं रहा है. फिर क्लॉड्स बोलता है I don't see it. चुप. The air traffic control comes in and tells them to make a left turn. फिर air traffic control बोलता है लेफ्ट लीजिए आप. कैविएट्स बोलता है tell them we are in emergency. क्लॉड्स ATC को बोल रहा है that's right to the A180 on the heading and we will try once again. We are running out of fuel. Imagine the scene in the cockpit. तो cockpit में scene थोड़ा imagine करिए. The plane is dangerously low on fuel. बहुत ही कम फ्यूल है, एकदम खत्म होने वाला है. आज सुबह मेरी फोन का बैटरी पप करके लाल हो गया. जब लास्ट में बचता है तो लाल हो जाता है. उस समय मेरे को लगा फटाफट लगा लो, नहीं तो फिर इमरजेंसी आ गई. ऐसे इसका फ्यूल खत्म हो गया और वहां मेरी जान नहीं जा रही थी, इसमें तो जान जाने वाली है. दे हैव नो आइडिया हाउ मच लॉन्गर द प्लेन इज केपेबल ऑफ फ्लाइंग. उनको पता नहीं कब तक प्लेन उड़ेगा. The captain is desperate. Tell them we are in emergency. फटाफट बोलो कि हम इमरजेंसी में हैं. And what does Claude say? That's right. To the 180 on the heading and we will try once again. We are running out of fuel. इतनी लंबी बात बोल रहा है और वो भी साफ साफ नहीं समझ में आ रहा है कि इमरजेंसी है कि नहीं. तो begin the phrase running out of fuel. थोड़ा इसको समझिए. Running out of fuel, पेट्रोल खत्म हो गया, has no meaning at air traffic control terminology. क्यों? उसका कोई मतलब ही नहीं. All planes as they approach their destination are by definition running out of fuel. क्योंकि जितने भी हवाई जहाज उतरते हैं उनको तो फ्यूल खत्म ही करना होता है. ये ऐसे ही है कि आप बोले घर जाते समय मम्मी मेरा टिफिन खत्म हो गया. आप भूखे मारे मर रहे हैं, स्कूल से वापस आए हो भूखे मारे मर रहे हो. हाँ बेटा मुझे पता है तुम टिफिन खा के आ गए होगे. नहीं मम्मी. ऐसा. तो अगर ये बोल रहा है रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, उसको साफ साफ बोलना चाहिए हमारी पेट्रोल खत्म हो चुकी है, फ्यूल खत्म हो चुकी है, हम किसी भी समय क्रैश हो सकते हैं, इसलिए हमको जल्दी करो.
Did Claude's mean that 052 no longer had enough fuel to make it to another alternative airport? उनको क्या ये मतलब था कि हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे? Did he mean that they were beginning to get worried about the fuel? उसका क्या मतलब ये था कि हम फ्यूल की वजह से चिंता में हैं? Next, consider the structure of the critical sentence. और उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर सोचो, सुनो. Claude's, which begins with routine acknowledgement of the instruction from ATC and doesn't mention his concern at fuel until the second half of the sentence. शुरू में क्या बोल रहा है? That's right, to the 180 on the heading and पहले शुरू किया जैसे आप बोल रहे हैं नमस्ते सर और मैं अंदर आया हूं, मुझे बहुत जोर से पॉटी लगी है या खून बहा जा रहा है. मैं बोल रहा हूं नमस्ते बेटा और कैसे हो, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, और वहां तक गया और मैं ध्यान हो गया. ये ऐसे ही हो रहा है इसका. पहले रिस्पॉन्ड कर रहा है हाँ हाँ, oh that's right, to 180 on the heading and we are once again we are running out of fuel. पहला हाफ सेंटेंस में पहले ही बोलना चाहिए we don't have fuel, we will crash any time. It's as if he were to say in a restaurant. ये ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट में बोल रहा है yes we'll have some more coffee and I'm choking in the chicken bone. ऐसा लग रहा है जैसे चिकन बोन गले में फंसी हुई है और बोल रहा कॉफी लिया और मेरे गले में चिकन फंस गया. अरे भैया जब चिकन बोन फंसी होगी तो बोलेगा जान बचाओ, कॉफी नहीं मांगेगा. हाउ सीरियसली वुड द वेटर टेक हिम. और अगर किसी ने बोला कॉफी ले आओ और मेरे गले में चिकन बोन फंसी हुई है, उस जगह बेवकूफ बना रहा है, कितना सीरियस लेगा वेटर. द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विथ whom the Claude was speaking testified later that he just took it as a passing comment. उसको लगा पेट्रोल खत्म हो रहा है, हाँ ये तो ऐसे बोलते हैं, सभी बोलते हैं, passing comment था. On a stormy night, the air traffic controllers hear pilots talking about running out of fuel all the time, and even the Claude's inserts between two half sentences serves to undercut the importance of what he is saying. कॉफी ले आओ और सुनो मेरा गला चोक कर रहा है. जो वर्ड बोला है उसका कोई मतलब नहीं बनता है. कभी कभी according to another of the controller who handled 052 that night, Claude spoke in a very nonchalant manner. There was no urgency in his voice. नॉन-चैलेंट मतलब कोई इमरजेंसी नहीं थी उसकी आवाज में, आराम से बोले जा रहे हैं. लेकिन इसका रीजन है, अभी आगे देखेंगे, बहुत स्पेसिफिक रीजन है ऐसा क्यों हुआ. कभी कभी जब हम लोग की मीटिंग होती है ना, ये जब चिट्ठी आई, ये वो वाली रिपोर्ट, काउंसलिंग रिपोर्ट, तो मैंने पूछा आपका फोन आया मेरे पास. इन्होंने चैलेंज मैनर में मुझे फोन किया, भैया आपसे एक जरूरी बात करनी है, आप कब आ रहे हैं. मैं कभी आ रहा हूं, बताओ. तो किसी बच्चे ने रिपोर्ट भेजी है और उसमें कुछ अच्छी चीज नहीं लिखी है, बहुत खराब चीज लिखी है. मुझे लगा ये रिपोर्ट पढ़ लिया राम जी ने, मुझे अच्छा लगा. और पहले मुझे लगा ये सब कुछ किसी ने कुछ बोल दिया होगा फादर पर, लेकिन चलो खुशी हुई कि उन्होंने समझ में आ गया. फिर मैं आया वहां, तो मैंने पूछा रिपोर्ट किसको मिली थी. तो शिवेंद्र भैया को रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी बताया कि ये रिपोर्ट है और बच्चे का नाम है एनोनिमस. मैंने कहा और बच्चा का नाम क्या है. एनोनिमस. तो मैंने रिपोर्ट पढ़ा, मैंने कहा इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है. इंग्लिश में था तो मैं गेस कर रहा था कि लोग समझेंगे नहीं. तो उन्होंने बोला कि इसमें ये लिखा है कि आप लोग अच्छे से काउंसलिंग नहीं करते हैं और ऐसी खराब खराब चीज लिखी हुई है. मैंने कहा फिर अब क्या करना चाहिए इसके बारे में, आप बताइए सर. अरे मूर्खों, उस लड़के को पकड़ो. कहाँ है वो लड़का, तुम सुबह मिले थे उससे. सर वो असल में मुझे मिला था गेट के बाहर, तो या तो वो स्कूल में आया होगा या तो घर चला गया होगा. और उसका नाम, सर नाम तो एनोनिमस है. अच्छा क्लास सर 12th है. मैंने कहा मूर्ख राम, जब क्लास 12th लिखा है और एनोनिमस लिखा है, इसका मतलब वो गलत क्लास लिख रहा है. मुझे गुस्सा इस बात पर आई कि इनको इस चीज की अर्जेंसी नहीं समझ में आई कि एक बच्चे को कंप्लेन है तो अर्जेंसी होनी चाहिए. और हमको भी इस चीज की अर्जेंसी नहीं होती है जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने पेरेंट्स से. हमको अर्जेंसी पता है कब होती है, तभी होती है जब हमको बर्थडे पार्टी में जाना है या कोई हमको अपनी मनपसंद की चीज खरीदवानी है और हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि ये अपनी फालतू की चीज के लिए अर्जेंसी है इसकी. इसलिए जब सचमुच की अर्जेंसी आती है तब भी हमारी बात सुनते नहीं.
वो कहानी सुनी है ना आपने, शेर आया वाला, नहीं सुनी? एक बंदा था, उसके घर में रहता था, पापा ने कहा था जब भी शेर आएगा तो बताना, हम आ जाएंगे वहां से। तो उसने कहा जी टेस्ट करते हैं, चिल्लाया पापा शेर आया शेर आया शेर आया, तो पापा भागे आए, कहाँ है शेर? तो चेक कर रहा था, 2 बार किया, 3 बार किया, तीसरी बार जब असली में शेर आ गया तो पापा आए नहीं। हमारी भी ये हालत है, हम लोग इतनी बार अपने पेरेंट्स को फालतू का डरा चुके हैं कि जब सचमुच में अपनी कम्युनिकेशन करनी होती है तब कर नहीं पाते, और वो भी क्यों करते हैं आगे समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।